बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 5 तक डिस्कशन कर ली थी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जर्नल बोरोइंग्स को विद कैपिटलाइजेशन रेट। उसके लिए एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व हो गई। एग्जांपल नंबर 6 रिक्वायरमेंट देखें एग्जांपल नंबर 6 की। ये कहते हैं कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट एंड एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। अब यहां पर डाटा देखते हैं क्या गिवन है। साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज 3 सोर्सेज ऑफ बोरोइंग, 7 years loan, 10 years loan and bank overdraft. Average loan in the year 8 million, 10 million and 5 million. Interest expense incurred in the year 800, 900 and at the rate of 10, 9 and 18। तो आपको देखें 8 मिलियन का 10% इज इक्वल टू 800,000, 10 मिलियन का 9% इज इक्वल टू 900,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास 5 मिलियन का 18% इज इक्वल टू। और साथ में अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें ना तो लोन नहीं लिखा हुआ उसने, एवरेज लोन है, मतलब टाइम ड्यूरेशन के साथ वो मल्टीप्लाई करवा चुका है। दूसरी बात, जैसे ही आप लोगों ने ये कंपैरिजन देखा ना कि 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 800,000, तो ये पूरे साल का ही तो है, तो इसलिए टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी वेटेड एवरेज बोरोइंग्स और बोरोइंग्स दोनों सेम सेम है। वो उस टाइम पर डिफरेंट होती हैं जब कुछ बोरोइंग्स स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो, कुछ ड्यूरिंग द पीरियड हो, तब ये दोनों डिफरेंट आती हैं। अदरवाइज अब हर बोरोइंग को, लोन की अमाउंट को मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब 12/12 1 ईयर के लिए करो, तो क्या एवरेज और लोन के अमाउंट में कोई फर्क आएगा? तो उसने खुद ही बता दिया कि भाई आपकी एवरेज बोरोइंग्स ये हैं। दूसरा, इस पर हम लोग इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते तो इंटरेस्ट की अमाउंट आती, वो भी उसने खुद बता दिया भाई इंटरेस्ट की अमाउंट आपके पास ये है। मतलब आपको ने अगर कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना भी है तो उसने न्यूमरेटर भी खुद ही बता दिया और डिनोमिनेटर भी खुद ही बता दिया। लेकिन इसी के साथ उसने आपको कहा 7 year loan has been specifically raised to fund the building of a qualifying asset, means that 7 years लोन को आपने कैपिटलाइजेशन रेट का पार्ट नहीं बनाना। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा जर्नल बोरिंग्स का पार्ट बनेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा जर्नल बोरिंग। इसके अलावा अगर कोई लोन्स हैं तो वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और वो जर्नल भी हो सकते हैं, तो आपको बता देगा। जब 7 years लोन स्पेसिफिक बोरिंग्स बन गई तो फिर 10 years कौन सा आ जाएगा? जो कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना है। अब अगर सपोज 10 years भी मेरे पास आ जाता स्पेसिफिकली, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही सिर्फ जर्नल बोरिंग था, फिर तो कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो इसी का 18% ही हम लोग जाके बता देते। कैसा नहीं है? अच्छा, अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास वेटेड एवरेज बोरोइंग्स कितनी बन जाएंगी और आप लोगों के पास इनकी इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बन जाएगी? 1.8 मिलियन। ऑल राइट, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1.8 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 12% कैपिटलाइजेशन रेट। कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? तो चले, अब इसमें इशू क्या आ रहा था आप लोगों को? ये चीज बिल्कुल सही सही हो गई थी या इसमें कोई इशू था? क्लियर? चले अब नेक्स्ट चलते हैं। अगली बात सुनिए उसकी। अब उसने सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट नहीं पूछा, उसने क्या कहा कि भाई एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। और उसके लिए देखें, कहता है साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोजेक्ट फंडिंग फ्रॉम जर्नल बोरिंग। अगर ये बात ना बताता तो मैं जो 1 मिलियन सबसे पहला यूटिलाइज कर रहा हूं ना, वो मैं अपने स्पेसिफिक फंड से करता। अरेंजमेंट ऐसी बननी थी। फिर उसमें से भी अभी मेरे पास 7 मिलियन रह जाता,
1.2 मिलियन भी स्पेसिफिक से चला जाता, इवन कि 800,000 भी स्पेसिफिक से चला जाता। जर्नल तो मैं यूज ही ना करता, जब यूज ना करता तो कैपिटलाइजेशन रेट क्यों फाइंड करूं। ऑलराइट, अब ये तीनों मेरे एक्सपेंसेस हैं, आपने क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर की है, ये इन तीनों का टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगा। अब इन तीनों का टोटल मेरे पास क्या बन गया, 3 मिलियन। ये 3 मिलियन तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, लेकिन साथ में इसके इंटरेस्ट रेट भी जाएगा। अब वो जो इंटरेस्ट रेट है इसने खुद बता दिया है कि ये तीनों हम लोगों ने जर्नल बोरिंग्स में से यूटिलाइज किए हैं, तो आप लोग स्पेसिफिक वाला 10% अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों ने इनके ऊपर, तीनों के ऊपर जाकर अपना कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 12% अप्लाई कर देना है। अब अगर आप यहां पे देखें, मैं तीनों को ना अलग अलग लेके चल रहा हूं, कैलकुलेट तो कर नहीं रहा, तो मैं इनको अकाउंटिंग पीरियड एंड तक ही लेके जाऊंगा। मल्टीप्लाइड बाय 31 मार्च है ये मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा, 9/12। यहाँ 31 जुलाई है, 5/12 मल्टी 30 अक्टूबर है। अब इन वैल्यूज को डिटरमिन करें। देखें ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 900,000, 90 या 900, 90,000। हाँ 90,000 ठीक है, 12, 12, 5, 60,000, 16,000। अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट के तौर पर जो कैपिटलाइज करनी है अमाउंट, वो हमारे पास जाएगी 166, ऐसे ही है, 166,000 ये प्लस 3 मिलियन, इन टोटल जो मैं एडिशन करूंगा वो 3,166,000 की जाके कर। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, 3,166,000। स्पेसिफिक लोन इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्या उसने बताया कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई है, तो हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन है पिछले साल स्टार्ट हुई हो, उस टाइम पर भी तो मैंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंस किया होगा ना, तो स्पेसिफिक लोन मेरा पिछले साल ही यूटिलाइज हो चुका है। इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ जो फंडिंग वो जो की हैं, एक्सपेंडिचर्स किए हैं, वो मैंने जर्नल बोरिंग में से फिर उठाए हैं। जब उसने खुद बता दिया, इट मींस दैट, क्या उस, या तो ये बताता ना कि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या उसने ये बताई, इट मींस दैट ये काम इस साल शुरू नहीं हुआ, ये काम पिछले साल से स्टार्ट है। और जब पिछले साल से स्टार्ट है, क्या उस टाइम पे मैंने एक्सपेंस नहीं किया होगा, तो वो कहां से किए होंगे, स्पेसिफिक से। तो स्पेसिफिक खत्म हो चुके हैं, इसीलिए तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड जो मैंने एक्सपेंस किया वो मैंने जर्नल में से किया है। ओके, और फिर मुझे ओपनिंग कैपिटल वर्क इन प्रोसेस तो बताया नहीं है, अगर वो बताता तो मैं उसको क्लोजिंग भी बता देता, उसने पूछा भी नहीं है क्लोजिंग। उन्होंने क्या कहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में एडिशन कितनी करूंगा, मतलब इससे पहले भी उसको कैपिटल वर्क इन प्रोसेस मौजूद है, लेकिन मैंने उससे कहा कि भाई इस साल आपने 3,166,000 की एडिशन कर दो उसमें। बात क्लियर होगी सब बच्चों को, अब कोई डाउट किसी को। अगर मैंने आपसे पहले कहा, अगर वो ये वाली बात ना लिखता ना कि ये एक्सपेंडिचर में जर्नल बोरिंग से कर रहा हूं, तो बाय रूल ये सारे के सारे स्पेसिफिक से हो जाते, फिर तो कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। जब मैं जर्नल बोरिंग को यूज ही नहीं कर रहा तो मैं कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड क्यों करूं। ओके हो गई बात, अब कोई डाउट। लेकिन हमने रीपे तो नहीं किया ना, तो मैंने कब कहा है कि आपने रीपे करना है, इंटरेस्ट तो आएगा ना। हाँ तो इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए तो पूरे साल के इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो ऐड क्यों नहीं किया ऐड, ये नीचे क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक ऐड नहीं किया, स्पेसिफिक ऐड नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन टोटल ऐड हो जाता है, उसको इसके मुताबिक तो देखा ही नहीं जाता। स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन टोटल हम लोग ले लिया करते हैं, तो इस वजह से इधर उसने कैलकुलेशन ही नहीं की उसकी, यूज ही नहीं किया, तो उसने कोई जिक्र ही नहीं किया उसका। ओके,
इस क्वेश्चन में मोस्टली जो उसका फोकस था ना, वो आपको जर्नल बोरिंग सिखाने से ताल्लुक था। इस वजह से उसने ना स्पेसिफिक ऐसे कोई बात नहीं की हुई थी। तो जर्नल बोरिंग से रेलिवेंट जितना भी हमारा एक्सपेंस बन रहा था, उसने हमें वो बता दिया। ओके। जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में जाएंगे ना, तब हम लोग जर्नल और स्पेसिफिक दोनों को साथ साथ लेके चल रहे होंगे। अब जैसे इन्होंने बात की ना, तो फिर स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट भी तो कैपिटलाइज होना चाहिए था ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट वगैरह नहीं हुई। इनकी ये बात बिल्कुल सही थी कि इवन के हम लोग यूटिलाइज उसको नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग उसके इंटरेस्ट को तो कैपिटलाइज कर सकते थे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, क्या हो सकता है उसे पता हो कि हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कितने अरसे के लिए चल रही है। ये पॉसिबल हो सकता है कि उसने उसको उसी टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करवा के इनिशियली रख दिया हो। अब मुझे इस बात का भी आइडिया नहीं है कि उसने सिर्फ पहले ही साल की उसकी कैलकुलेशन एड अप कर दी, बाकियों में अभी हम लोगों ने करके देनी है या नहीं करके देनी। तो इस वजह से हम स्पेसिफिक को इग्नोर कर रहे हैं कि जब यूज नहीं कर रहे तो हम लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज स्पेसिफिक चाहे हम लोग यूज नहीं कर रहे इस साल, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। ओके, हो गई बात। अब क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी, हमें एज सच कोई इंफॉर्मेशन बताई नहीं गई, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर किया जा रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। एग्जांपल नंबर 7। अच्छा, ये देखें। कैलकुलेट द जर्नल वेटेड एवरेज बोरोइंग्स रेट, मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, एंड एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट फॉर कैपिटलाइजेशन। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल नंबर 7 में जो डाटा गिवन है, ऑन मार्च 1 2018 सारा लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। अब हमें पता चल गया कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब से हो रही है, और हम लोगों ने कैलकुलेशन भी इसी साल की करनी है। तो अब हम लोग बाय रूल चल सकते हैं। Starting the construction of an asset to meet the financing requirement, borrowings was made from 3 different banks at the start of the year as follows। तो मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर तमाम जो लोन्स हैं वो 1 जनवरी 2018 को आ गए। क्लियर? मतलब जो टाइम ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट करना है वो 1 जनवरी से जाके करना है। लोन की अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट गिवन है। फिर क्या कहते हैं, द फंड्स वर यूज्ड ऑन द एसेट्स एज फॉलोज। डेट ऑफ पेमेंट, 1 जनवरी को हमने 30,000 पे कर दिया, 1 मई को, 1 अक्टूबर को 20 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2018। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि ये लोन स्पेसिफिकली है, ऐसे ही है ना। और जब ये बात नहीं बताई गई, उन्होंने सिर्फ क्या कहा, टू मीट द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बोरोइंग्स वाज मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब हमें टोटल कितनी अमाउंट चाहिए थी जो हम लोगों ने खर्च की, 30 प्लस 20 प्लस 15, 65,000। जबकि लोन की अमाउंट कितनी है, 70, 60, 50। अगर ये स्पेसिफिकली होता तो मुझे तो सिर्फ 65 चाहिए था, मैं 65 ही लेता। ये मतलब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने का मेथड है कि ये तीनों स्पेसिफिकली हैं या जर्नल है। और अगर स्पेसिफिकली होते फिर तो मुझे बैंक बी और सी में तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ बैंक ए पे भी रहता तो मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई थी, बल्कि सरप्लस बच जाता। कैसा नहीं था? तो जब लोन की अमाउंट ज्यादा है तो मतलब ये सिर्फ इस एसिड के लिए नहीं थे लोन, ये फॉर जर्नल पर्पस। तो ये मेरी जर्नल बोर्ड है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में कहीं नहीं था, तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई इस मेथड से किया जाता है। अगर जितनी अमाउंट मुझे चाहिए थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना, अब मुझे पता है इससे ज्यादा तो इसके ऊपर लगने नहीं है पैसे। अगर मेरे एक्सपेंडिचर्स की टोटल अमाउंट और लोन की टोटल अमाउंट सेम हो जाए, तो फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि लोन स्पेसिफिकली है। बात समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, जब ये जर्नल है तो फिर हमें बोरिंग वेटेड एवरेज बोरिंग रेट चाहिए होगा, कैपिटलाइजेशन रेट। उसके लिए जो लोन की अमाउंट है ना, वेटेड एवरेज बोरिंग्स भी यही है। क्यों? क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आए और एंड तक अभी आउटस्टैंडिंग है, तो पूरा साल है। क्लियर?
अब क्या करेंगे, इनका इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। 10% के मुताबिक इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो ये अमाउंट आ जाएगी, ये 8% के मुताबिक तो, और ये टोटल मेरे पास बन जाएगा, और यहां से टोटल बन जाएगा 180। तो कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करना हो तो 17800 डिवाइडेड बाय 180,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपिटलाइजेशन रेट इज ये कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, ये देखें, कोई इशू। अच्छा, जब ये जर्नल बोरिंग्स हैं तो लाजिमी बात है मैंने एक्सपेंडिचर्स को देखना है, और एक्सपेंडिचर्स को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, रेट से। 9.89 9.89% मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 1 जनवरी, ये तो पूरा एक साल आ जाए, क्लियर। 1 मई 8/12, 1 अक्टूबर, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी 296713 जी 37, बस 3, और इनको ऐड करें 46। अच्छा, क्या पूछा गया था, एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट फॉर कैपिटलाइजेशन, तो भाई उसमें एक्सपेंडिचर शामिल नहीं कर रहे, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू नहीं बताई, नहीं पूछी गई आप लोगों से। एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट पूछी गई तो वो वैल्यू ये है 4657, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑल क्लियर, किसी को प्रॉब्लम, चलें, गुड। आई होप कि आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना अगेंस्ट बोरोइंग कॉस्ट वो क्लियर है, हो जाएंगे ना कैलकुलेशन। चलें, अब हम लोग चलते हैं कैपिटलाइजेशन पीरियड एंड डिस्क्लोजर। इस टॉपिक को ना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या होगा। कैपिटलाइजेशन पीरियड बेसिकली होता है कि हमारे कंस्ट्रक्शन पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, लेकिन वो जो टोटल टाइम है ना हमने अकॉर्डिंग टू ईयर देखना है। तो हमने ये नहीं देखना कि 1.5 साल लग रहा है, हमने ये नहीं देखना 2 साल लग रहे हैं, हमने ये देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर तो 12 मंथ्स है ना, उस 12 मंथ्स में कैपिटलाइजेशन कितने मंथ्स के लिए हो रही है या कितने नंबर ऑफ डेज पे भी हम लोग जा सकते हैं, हमने वो देखना है। मतलब हमने जो अकाउंटिंग करनी होती है ना वो पर ईयर के हिसाब से करनी है। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड आपका एक साल से ज्यादा का तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम भी हुआ ना कैपिटलाइजेशन पीरियड तो 1 ईयर का हो जाएगा। अब उसमें भी आप लोगों ने देखना है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब की, क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले वाला टाइम ड्यूरेशन कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं होगा। आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो 1 अप्रैल को, तो जनवरी, फेब, मार्च ये कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट होगा आप लोगों का कंस्ट्रक्शन डेट से। ये बात समझ आई। अच्छा, फिर आपने ये भी देखना है कि कंस्ट्रक्शन एंड कब हो रही है। हमने अज्यूम किया जो कंस्ट्रक्शन एंड हो रही है ना, अभी मैं बात कंस्ट्रक्शन की कर रहा हूं, जो कंस्ट्रक्शन एंड हो रही है वो हमने कहा कि 30 नवंबर को, तो दिसंबर भी कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं बनेगा। सबसे पहली बात तो आ गई कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट, उससे पहले वाला पीरियड कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है, और कंस्ट्रक्शन का एंड उसके बाद वाला पीरियड भी कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं। अगर इसी एग्जांपल के मुताबिक चलूं ना तो मेरे ख्याल से जो हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड आ रहा है वो फॉर 8 मंथ्स आ रहा है। एम आई राइट। इसमें भी आपने देखना है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई सस्पेंशन है, कि किसी भी वजह से आप लोगों को काम करने से रोक दिया गया हो। वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज की वजह से भी हो सकता है, वो कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं, आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं था आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने के लिए, आपके पास लेबर ही नहीं थी कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर आप लोगों ने सस्पेंशन को कैपिटलाइज नहीं करना।
कैपिटलाइजेशन पीरियड से उसको निकाल देना है। लेकिन ये जो स्टॉपेज ऑफ वर्क है, ये अगर है नेसेसरी, मैंडेटरी फॉर कंस्ट्रक्शन, तो फिर ये सस्पेंशन नहीं होती, फिर ये कैपिटलाइज ही होगा। ऑलराइट, तो आपने इस बात को जरूर देखना है कि वो जो स्टॉपेज ऑफ वर्क है उसकी रीजन क्या है, क्या वो नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन है या अननेसेसरी है। अगर अननेसेसरी है तो फिर आप लोगों ने उसको सस्पेंशन कंसीडर करना है और कैपिटलाइजेशन का पार्ट नहीं बना। ऑलराइट, किसी को डाउट? ये स्टोरी उस टाइम की है जब आप लोन पहले से ले चुके हैं, तब आपने ऐसा ही करना है। अगर आप लोगों के पास फाइनेंसिंग अमाउंट इससे पहले मौजूद है तो आपने ऐसा करना है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट कर दी 1 अप्रैल से और उस टाइम कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे पास मेरा अपना पैसा मौजूद था, और जैसे ही मेरा पैसा खत्म हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे तो लोन ले लेना चाहिए, मुझे फाइनेंसिंग की जरूरत है, और मैंने लोन जाकर लिया 1 जून को, तो क्या आपको लगता है कि मुझे जो कैपिटल बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, क्या मुझे 1 अप्रैल से करना चाहिए? कब से करना चाहिए? तो फिर कैपिटलाइजेशन पीरियड उस दिन शुरू होगा। ऑल राइट, भाई देखो ना, क्या यहाँ पे बात हो रही है बोरिंग कॉस्ट की, कैपिटलाइजेशन की। जब बोरिंग्स ही नहीं है तो उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कैसे कर सकता हूं? ऑल राइट, हाँ, कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट हुई, लोन पहले आ गया, कैपिटलाइज तो तब भी नहीं कर रहा, तब तो एक्सपेंस आउट कर रहा हूं, क्या ऐसा नहीं है? तो मतलब कंस्ट्रक्शन और बोरोइंग्स में से विच एवर कम्स लेटर, आपने वहां से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करनी है। लोन पहले मौजूद है और कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कैपिटलाइजेशन नहीं करोगे जब तक कि कंस्ट्रक्शन ना स्टार्ट हो जाए। ओके, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी लेकिन लोन नहीं लिया, जब तक लोन ना ले लो तब तक कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते उसकी। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? चलो आ जाओ, जरा पढ़ते हैं बुक में, बेसिक रूल समझ आ गए आप लोगों को? चलो आ जाओ फिर। कहते हैं कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, किस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करनी है आप लोगों ने, उसके लिए उसने आपको ना कुछ रूल्स बताए। कहते हैं एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग borrowing cost as part of cost of qualifying asset on the commencement date। और commencement date किस दिन शुरू होनी है? The commencement date for capitalization is the date when the entity first meet all the following requirements। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देना, नहीं, जब तक ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं कर। ओके, अच्छा कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इनकर्स एक्सपेंडिचर resulted in payment of cash or transfer of other assets for the asset। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ना कुछ अमाउंट बिस्मिल्लाह करने के लिए आप दे चुके कि भाई ये लोग ये कुछ एडवांस अमाउंट है और आके काम स्टार्ट कर, तो आप उस एसेट के ऊपर कोई ना कोई एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। वो दूसरा, इट इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट, लोन लेकर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आप लोग कर रहे हो, बोरोइंग कॉस्ट भी उसके ऊपर हो रही हो। It undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale। और वो कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेने के बाद उस आपके प्रोजेक्ट पे काम शुरू भी कर चुका हो। मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई हो, लोन आपके पास मौजूद हो, और उस लोन में से एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएं तब जाके कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? बात क्लियर? अच्छा फिर से सुन लो, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है क्वेश्चन जहां पे साइलेंट आ जाए तो हम लोग अज्यूम कर रहे होते हैं कि देखो लोन की डेट का मुझे पता है कि मैंने लोन किस दिन लिया, पता है ना, जो पहले से मौजूद था। कंस्ट्रक्शन डेट का भी मुझे पता है
कि कंस्ट्रक्शन डेट कब है। ओके, मतलब एक्टिविटीज उसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो हम लोग अज्यूम करते हैं, क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो बगैर पैसों की एक्टिविटीज शुरू कर दे। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि पेमेंट्स भी हो चुकी हैं। ऑलराइट, कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट की डेट का पता चल जाता है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वर्क का पता नहीं चल रहा होता। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि भाई पेमेंट लेने के बाद हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसने उसके ऊपर एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी हैं। क्लियर। तो हम लोग वो कमेंसमेंट डेट डिफाइन करके दे देते हैं बाय अज्यूमिंग दैट। वो फिर हम उसको नोट के तौर पे लिख के देते हैं कि हमारे ख्याल में कमेंसमेंट डेट इज दिस। और अगर कोई चीज उधर मेंशन नहीं है तो आपने बता देना है बाय अज्यूमिंग दैट कि ये इवेंट अकर हो चुके हैं, कि कमेंसमेंट डेट का जो क्राइटेरिया है वो इस डेट को मीट हो जाता है। बस ये बात लिख दें। फिर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डेविएशन आ सकती है कि किसी ने उसको किसी और डेट से स्टार्ट किया हो, आपने किसी और डेट से स्टार्ट किया हो। अगर आपकी अजम्पशन वैलिड है तो दोनों के आंसर ठीक है। ओके, तो आपकी अजम्पशन पे बेस करता है कि आप अपने सोल्यूशन को किस तरह लेके चाहते हो, लेकिन अजम्पशन वैलिड होनी चाहिए। अपनी तरफ से कुछ ना एज्यूम कर लेना। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप उसे बताओ कि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, तो मैंने कमेंसमेंट डेट को क्या लिया। क्लियर। अदरवाइज कौन सा क्राइटेरिया है, तीन कंडीशंस हैं। लोन हो आपके पास, आप उसमें से खर्च कर चुके हो, और उसके ऊपर एक्टिविटीज, उस एसिड के ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी। ये तीन क्राइटेरियाज हैं जो कि आप लोगों ने बताने हैं। इसको एक मरतबा रीड करो, इसके क्राइटेरिया को सिर्फ एक मरतबा रीड करें। इन पॉइंट्स में अब किसी को कोई मसला। चल, अब जरा ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो बेसिकली बहुत से स्टूडेंट इनको स्किप कर देते हैं। असल में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कोई पॉइंट इन्हीं में से ही पिक हो जाता है और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है। अब जब तक उस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। तो जहां पर वो आपको बताता है कि अगर किसी किस्म का क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने क्या अज्यूम करना है या इन बातों का क्या मतलब होगा, तो एटलीस्ट वंस आपने इनको जरूर अच्छे तरीके से रीड करना होता है। तो मैं आपके साथ ये जरा रीड करवा देता हूं। कहते हैं द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसिड फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल encompasses more than the physical construction of the acid। इसके बारे में बात कर रहा है। कहता है इस चीज को मैं जरा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। क्या एक्सप्लेन करता हूं? कहता है भाई ये जो मैंने आपको कहा ना, एक्टिविटीज that are necessary to prepare the acid for its intended use or sale, कहते हैं इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप फिजिकली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हो। ओके, क्या कि एक्टिविटीज से हरगिज ये मुराद नहीं है कि फिजिकली भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हो। एक्टिविटीज से क्या मुराद है? आपको पता है कि आपने कहीं पे भी कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी हो तो उसके लिए पहले अप्रूवल चाहिए। तो विदाउट अप्रूवल तो आप फिजिकली काम नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आप लोगों ने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भी सबमिट करवा दी है ना, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी। गॉट इट। इसी तरह से अब देखें, अगर आपने कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो क्या आंखें बंद करके बस जो चीज जहां पे बनती जाएगी कंस्ट्रक्शन करवाते जाएंगे, या पहले नक्शा तैयार करवाएंगे? क्या वो ऐसे ही तैयार हो जाएगा? क्या आप जाएंगे उन्हें कहेंगे भाई 10 मरले प्लाट का नक्शा दो, उठा के दे देंगे, आप लेकर आ जाएंगे? क्या ऐसे ही है? उसके ऊपर भी तो टाइम लगना है। कि अगर आपने अपने आर्किटेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे बातचीत की कि भाई मुझे इस किस्म का डिजाइन चाहिए, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, तो मतलब आप उस बिल्डिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन वर्क के हवाले से एक्टिविटीज को स्टार्ट कर चुके हैं। गॉट इट। फिर आपको पता है कि बिल्डिंग बनाने से पहले लैंड की प्रेपरेशन भी होती है। पहले उस लैंड को बिल्डिंग के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है। तो बेसिकली अभी तो लैंड की प्रेपरेशन चल रही है, कंस्ट्रक्शन तो ऐसे इज स्टार्ट हुई नहीं है। तो वो जो लैंड की प्रेपरेशन हो रही है किस काम के लिए हो रही है? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। तब भी ऐसे ही समझेंगे जैसे एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है।
ऑल राइट। तो ये बात यहाँ पे मेंशन दिया हो कि अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली लिखा हुआ क्या था। कहते हैं दिस इंक्लूड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क prior to commencement of physical construction, such as activities associated with obtaining permits prior to the commencement of the physical construction। अब ये पैसेज क्लियर होगा आप लोगों को, पढ़ने में कोई इशू? एक मतलब खुद से पढ़ो, शाबाश, जरा एक्टिव माइंड के साथ पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट। क्या कहते हैं? कहते हैं however such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place। For example, borrowing cost incurred while land is underdeveloped or capitalized during the period in which activities related to the developments are being undertaken. However, borrowing costs incurred while land acquired for building purposes is held without any associated development activity do not qualify for capitalization। क्या कह रहा है? कहता है कि भाई अगर आप लोगों ने लैंड परचेज की है ना, तो लैंड के परचेज करने से पहले अगर आप कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो कैपिटलाइज नहीं, क्योंकि लैंड के लिए कोई सब्सटेंशियल टाइम पीरियड एज इट इज रिक्वायर्ड नहीं है। लैंड की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती, लैंड को तो जस्ट जाके एक्वायर करना है हम लोगों ने, ऑलराइट। उसके ऊपर अगर किसी किस्म का कोई टाइम लग रहा है या इस किस्म की कोई चीज है, या आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आपकी इंटेंशन उसके ऊपर अभी बिल्डिंग बनाने की नहीं है, तो कहता है उसको कैपिटलाइज नहीं करना। ओके। हाँ, अगर आपके पास पीस ऑफ लैंड मौजूद है और आपकी इंटेंशन उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने की है और वो अंडर डेवलप्ड है, जैसे अभी मैंने आपसे आपको एग्जांपल में बेसिकली पहले ही दे चुका हूं, प्रेपरेशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो फिर तो वो प्रेपरेशन ऑफ लैंड कैपिटलाइज्ड होगा। लेकिन अगर प्रेपरेशन ऑफ लैंड है लेकिन कंस्ट्रक्शन की इंटेंशन नहीं है, तो आपने उसको कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर। बात समझ आ गई है? क्लियर? चले, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कि कैपिटलाइजेशन पीरियड चल रहा है, अभी क्या आपका जो वर्क है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन आपको अपना काम स्टॉप करना पड़ गया है, उसे कहा जाता है सस्पेंशन। ओके। मतलब इसके बाद हम लोग कुछ अरसे के बाद इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, ये काम दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ अरसे के लिए हम लोग इसको रोक रहे हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड को कहा जाता है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन को कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ओके। इसका यह मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट से जॉब से बिल्कुल ही उसकी छुट्टी हो गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए उसे कहा जाता है जा भाई तू रेस्ट कर, हम संभाल लेते हैं, 3 माह बाद वापसी आ जाए। ओके, तो ये होती है सस्पेंशन। इसका यह मतलब नहीं होता कि उसकी जॉब ही चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, अब सस्पेंशन देखें। An entity shall suspend capitalization of borrowing cost during extended period in which it suspend activity development of a qualifying asset। मतलब क्वालिफाइंग एसेट हम लोग अज्यूम कर रहे होते हैं मोस्टली केसेस में बिल्डिंग को, क्या बिल्डिंग बन रही थी और बिल्डिंग के काम को किसी भी दूसरी वजह से उसकी जो डेवलपमेंट थी हमने रोक दी, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो टाइम होता है ना उसे हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड टाइम पीरियड। एन एंटिटी डज नॉट नॉर्मली सस्पेंड capitalizing borrowing cost during a period when it carries out substantial technical and administrative work। कहते हैं कि मोस्टली केसेस में हम लोग अपने काम को सस्पेंड नहीं किया करते हैं। एन एंटिटी आल्सो डज नॉट सस्पेंड कैपिटलाइजिंग borrowing cost when a temporary delay is a necessary part of the process of getting an asset ready for its
कहते हैं अगर कोई टेक्निकल काम चल रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का वर्क चल रहा है और उस वजह से कुछ अरसे के लिए हमने डेवलपमेंट को स्टॉप किया हुआ, या वो जो स्टॉपेज है वो टेम्परेरीली डिले कर रहे हैं और वो नेसेसरी है हमारे उस एसिड के लिए, तो ऐसी दोनों सिचुएशंस के अंदर आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड नहीं करना। ओके, अब ये चीजें आपके एग्जांपल्स में आएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में, कि वो डिले करवाएगा, वो काम रुकवाएगा भी सही, लेकिन वो आपको बता देगा कि ये जो काम हम रोक रहे हैं ये किस वजह से है। अगर वो किसी किस्म की कोई टेक्निकल वजह है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसके ऊपर चल रहा है, या हम लोगों ने कोई टेम्परेरीली डिले किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने उसको डिले कंसीडर नहीं करना। ऑलराइट। अच्छा, अब आप लोग देखो, जब हम लोगों ने छतों के ऊपर लेंटर डालना होता है ना, दीवारों के ऊपर लेंटर हम लोगों ने डालना होता है, तो आपको पता है कि आजकल ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है ये अंडरग्राउंड होती है। क्या दीवार पहले बना बना लें, वो छत दीवार तो बन के उसमें लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छत का लेंटर पहले डाल दें और बाद में अंडरग्राउंड कर सकते हैं। तो क्या जरूरी नहीं है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन आए, वो उसमें सारी वो वायरिंग वगैरह करे, वो पाइप डालेगा, उसके बाद हम लोग अपना काम कर सकते हैं? Yes. तो क्या ये जो डिले हो रहा है ये सस्पेंशन है? हाँ, सर। क्या अगर सपोज किसी भी सूरत में हमारे उस इलेक्ट्रिशियन को 2 की जगह 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लग रहा है वो काम कंप्लीट करने में, और 1 हफ्ते तक हम उस छत का लेंटर नहीं डाल सके, तो हम लोग क्या कहें कि ये 1 वीक जो है कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए? भाई ये ड्यू टू टेक्निकल वर्क है। ऑल राइट, तो ये सस्पेंशन नहीं है, जहां पर कैपिटलाइजेशन ही कंटिन्यू रहे। डन। या जैसे नेसेसरी के लिए मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर्स में भी एग्जांपल दी थी कि हमने लेंटर डलवा लिया है तो उसके बाद 10 से 15 दिन का रेस्ट होता है, क्या आपने उसको पानी वगैरह के साथ फुल करके रखना होता है, तो आप नीचे काम नहीं कर पा रहे होते, तो वो नेसेसरी चीज है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखना है, सस्पेंशन नहीं करनी। किसी को प्रॉब्लम? ये थ्योरी सही से समझ आ गई? फिर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड दैट हाई वाटर लेवल्स डिले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ bridge if such high water levels are common during the construction period in geographical region involved। बहुत अच्छी एग्जांपल, कमाल की एग्जांपल दे दी। देखो, अक्सर आपने देखा होगा ये समंदर वगैरह को या दरिया को या किसी भी नहर शहर को क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर ब्रिज बना देते हैं, नीचे से पानी का फ्लो चल रहा होता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि ब्रिज वैसे उन दिनों में बनाते हैं जब उनको पता हो कि वाटर लेवल कम है, तब जाके, मतलब बारिशों का सीजन में कभी नहीं ब्रिज बनाने के लिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन कभी नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उस टाइम पे पानी का लेवल ही बहुत हाई होता है, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर पानी की अपनी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कंस्ट्रक्शन काम हो ही नहीं सकता। तो क्या कोशिश होती है कि अब समंदर को ब्लॉक तो कर नहीं सकते, बड़ा कोई मुश्किल लेवल होता है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग कि इसके पानी को किसी तरह से हम लोग यहाँ पर आने से कुछ अरसे के लिए रोक दें, कोशिशें जारी होती हैं। कहते हैं अगर ये कॉमन है ना कि जहां पर पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो लाजिम बात है आपको कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी। कहते हैं जब ये चीज कॉमन है तो फिर आप उसको कैपिटलाइज ही करोगे, फिर सस्पेंशन की तरफ नहीं जाओगे। बात समझ आई है? Yes, sir. जब आपके लिए ये चीज कॉमन है कि जहां पर आप ब्रिज बना रहे हो लेकिन जहां का वाटर लेवल अक्सर इंक्रीज हो जाता है, तो उस वाटर लेवल के इंक्रीज होने की वजह से अगर कोई स्टॉपेज ऑफ वर्क आया है तो उसको सस्पेंशन कंसीडर ना कर। ऑलराइट। Yes, sir. लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको पता था कि भाई वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होने वाला और हम लोग इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और बाय चांस उन दिनों में बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, इंडिया ने अपनी नहरों के दरवाजे हमारी तरफ खोल दिए और वाटर लेवल इंक्रीज कर गया बाय चांस, मतलब कॉमन नहीं था, और उस वजह से आपको काम रोकना पड़ गया, अब सस्पेंशन है। ऑलराइट, तो आपने सिचुएशन देखनी है, ये सिचुएशन कॉमन है या उस टाइम पर
बाय चांस हुई, तो अगर कॉमन हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर उसको कंटिन्यू रखो कैपिटलाइजेशन। लेकिन अगर कोई कभी एग्जांपल आपके, आप देखो, आप लोग याद रखते हो वाटर लेवल के हाई हो जाना, सर ने कहा था इसको ना कंटिन्यू रखना, लेकिन वो आपको बता देगा कि भाई जो जो वाटर लेवल हाई हुआ है ना, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वाटर लेवल हाई हो जाएगा, ये बाय चांस हुआ है भाई, तब सस्पेंशन आ जानी है वो। क्लियर? कोई डाउट? चलें, गुड। ये बात जरूर याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि इसके साथ ना स्टैटिक बना लो कि आपको बाद में भी याद रहे कि मैंने इस एग्जाम्पल को देखना है, जरूर देखना है। क्लियर? और इस तरह से आपके पास कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी आ जाएगा कोई ना कोई। अब बात आती है एंड ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब स्टार्ट कब करना है, आपको बात समझ आ गई? क्या आ गई बात समझ आप लोगों को? अच्छा, फिर आपको ये बात भी समझ आ गई कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन को स्टॉप किस दिन करना है, सस्पेंशन। अब बात करने जा रहे हैं कब तक कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी, कब तक कैपिटल। अच्छा, अगर मैं, आप बेसिकली तो एसिड ही बन रहा है ना हमारा, एम आई राइट? तो एसिड के लिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था? एसिड के लिए हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था? Cost can be measured reliably and future economic benefit will flow to the entity. ऐसा नहीं है when acid is available for use। भाई जब वो अवेलेबल, बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज होगी तभी तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगी तभी तो कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पाऊंगा, है ना ऐसा? तो भाई यहाँ पर कैपिटलाइजेशन एंड भी बिल्कुल इसी हिसाब से होगी, व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज, तो कैपिटलाइजेशन को एंड कर देना है। लेकिन अवेलेबल फॉर यूज एक मर्तबा हो गई और उसके बाद आपकी ख्वाहिशात ही नहीं खत्म हो रही कि अब इसमें ये कर दो, ये पेंट हुआ है तो इसको चेंज कर दो, ये वाला पेंट क्यों हुआ है कुछ और कर दो, ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरह नहीं किसी और तरह होनी चाहिए, तो यहाँ पर बोरिंग कॉस्टिंग है कि भाई मजाक ना बनाओ मेरा। खाम खाम में टाइम ड्यूरेशन कैपिटलाइजेशन पीरियड को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हिट हो जाता है ना। एसिड इज ओवर स्टेटेड, तो वो टाइम पीरियड अगर कैपिटलाइज हो गया तो एसिड ओवर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि आपके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। तो उन्होंने कहा है कि जब सब्सटेंशियल टाइम लग चुका हो और मैक्सिमम आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुके हो, तब आप लोगों ने इसकी कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर देना है। ऑलराइट, पर अगर कोई थोड़ा बहुत काम रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% कंप्लीशन की तरफ ना जाना, कोई थोड़ा बहुत काम रहता है आप कैपिटलाइजेशन को एंड कर। ओके ओके बात देखो जरा, एन एंटिटी शेल सीज कैपिटलाइजेशन। अब देखो सस्पेंशन और सीजेशन में फर्क है। सस्पेंशन टेम्परेरीली, मतलब इसके बाद हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे, और सीज मतलब फुल स्टॉप, अब उसके बाद एक्सपेंस आउट करेंगे, कैपिटलाइजेशन करेंगे। क्लियर? मतलब सस्पेंशन कोमा लगा के आगे चल रहे हैं और सीजेशन में फुल स्टॉप लगा देना है कि ये बात यहां पर अब बोरिंग कॉस्ट खत्म हो चुकी है, अब कुछ और डिस्कस करें। क्या सीज कर देना है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज necessary to prepare the qualifying acid for its intended use or sale are completed, all when, ये देखो, substantially all the activities, मतलब फुली नहीं, मैक्सिमम हद तक आप उससे रेलिवेंट अपनी तमाम एक्टिविटीज को कंप्लीट कर चुके हो। एंड एसिड इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसिड इज कंप्लीट, इवन दो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू। कहता है वैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है लेकिन थोड़े बहुत कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम शाम आपके बाकी हैं, तो वो आप कंटिन्यू रखो, लेकिन कैपिटलाइजेशन को सीज कर दो जब आपके उस एसिड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। फिर if minor modification such as a decoration of the property for the purchasers or user specification or all that are outstanding, this indicate that substantially all the activities are
कहते हैं आपने कंस्ट्रक्शन करके उनको हैंड ओवर करना था, लेकिन अभी आपके कस्टमर्स के मुताबिक या आपके यूजर के मुताबिक कोई डेकोरेशन वर्क वगैरह रहता है, तो आपने उसको आप इग्नोर कर देना है, वो बाद में आप करते रहना, लेकिन कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी। When an entity completes the construction of a qualifying asset in parts, अब आप लोग देखो, जब आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर चुके हो, और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर चुके हो, आप थर्ड फ्लोर कंप्लीट कर चुके हो, बाकियों पे अभी काम चल रहा है, तो कहते हैं कि जो काम कंप्लीट कर चुके हो उसकी कैपिटलाइजेशन को रोकते हैं, ओके, और जो कंटिन्यू है उसको चलाते रहना। डन। क्या कहते हैं, आर क्वालिफाइंग एसिड्स इन पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आप शॉप्स बनाते हो, हर शॉप सेपरेटली सेल हो सकती है। फ्लैट्स बनाते हो, हर फ्लैट सेपरेटली आइडेंटिफाई भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू ऑन द other, the entity shall cease capitalization or borrowing cost when it completes substantially all the activity necessary to prepare that part for its intended use or sale. Any doubt? एग्जाम्पल नंबर 8 आपने सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।